बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स टिप्स के साथ में हूँ आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करना। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीखा। आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करके एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना, जिसको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें कुछ एंट्रीज़ की एडजस्टिंग करनी पड़ती है। सो हमारी आउटलाइन में सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे कुछ एंट्रीज़ की, कुछ अकाउंट्स की, उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या होता है, और उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद अनअर्नड रेवेन्यू की जो एडजस्टमेंट होगी वो किस तरह से होगी देखेंगे। सो सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज। आफ्टर फॉर्मिंग अ ट्रायल बैलेंस देयर आर सम एंट्रीज दैट हैव टू बी एडजस्टेड। हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो बनाया, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जिनको एडजस्ट करना होगा। देन अनदर ट्रायल बैलेंस इज फॉर्म्ड दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो उस एंट्रीज़ को एडजस्ट कैसे करेंगे? अब एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, उसमें अगर कुछ एंट्रीज़ एडजस्ट होने जैसी हैं तो उनको आप एडजस्ट करेंगे न्यू टी अकाउंट्स बनाकर, मतलब उन टी अकाउंट्स में कुछ चेंजेस देकर और चेंजेस जैसे ही आप टी अकाउंट्स में देंगे तो उस जो भी चेंजेस अक्कर होंगी, जो चेंजेस उसमें की होंगी आपने, तो वो सारी चेंजेस आप दोबारा से अलग से एक न्यू ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का आपको तरीका पता है कि एक सीक्वेंस होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उस सीक्वेंस को फॉलो करके जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो न्यू अकाउंट्स आपने टी अकाउंट्स क्रिएट किए हैं अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कोई कुछ न्यू टी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर उसमें, तो वो न्यू टी अकाउंट्स भी उसमें आप इन्वॉल्व करोगे न्यू ट्रायल बैलेंस जो आप बना रहे हो उसमें, और उसको एडजस्ट करते जाओगे, मतलब उसमें न्यू एंट्रीज़ करते जाओगे न्यू ट्रायल बैलेंस में। उसको हम कहेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है? एडजस्टमेंट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज़ कर लें प्रीपेड रेंट जो हमारा था, लैरी ओवन की ट्रांजैक्शन हमने सीखी थी पिछली वीडियोस में, मैंने लेक्चर में आपको बताया था। तो प्रीपेड रेंट हमारा जो था वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। किस हिसाब से? वो एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन थी, उसमें हम एडजस्टमेंट ला सकते हैं। किस तरह से? देखें, लैरी ओवन टोटल 600 फॉर 3 मंथ्स। अब लैरी ओवन जो था, लैरी ओवन ने 3 महीने का 3 मंथ्स का एडवांस रेंट दिया था, प्रीपेड रेंट था, वो एडवांस रेंट दिया था $600। तो मतलब पर मंथ कितना हुआ? $200, मतलब 200 पर मंथ उसको देने थे, लेकिन उसने $600 दे दिए 3 महीने के एडवांस रेंट। तो अब जब सपोज़ कर लें, मिसाल तौर पर ले लें कि उसने वो जुलाई 1 पर दिया था, 1 जुलाई पर उसने वो रेंट दिया होगा अगर 3 महीने का एडवांस, तो अब जुलाई 31 पर जब मंथ एंड हो गया, मंथ का एंड आने वाला है, एंड हो गया, तो 200 फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ रेंट हैज़ कंज्यूम्ड। तो 200 रुपये जो थे उस 600 के अमाउंट में से कंज्यूम हो गए। प्रीपेड रेंट में से 600 में से, प्रीपेड रेंट के जो 600 थे उसमें से 200 क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। मतलब 200 जो थे वो 600 बिकम्स एक्सपेंस, 600 में से 200 एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, 200 खर्च हो गए। 600 हमने दिए थे 3 महीने का रेंट के, हमने ये दुकान हम 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, उसका 600 किराया मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अब 1 महीना गुजर गया, तो मतलब 1 महीना मैंने उसको यूज़ कर लिया, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमने 1 महीना यूज़ कर लिया, नहीं, हम उसकी रकम लिखेंगे कि कितने पैसों का यूज़ कर लिया। सपोज़ 1 महीने का रेंट होता है 200, तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग में कि 200 रुपये हमारा खर्चा हो गया, 200 रुपये का हमने रेंट कंज्यूम कर लिया, मतलब उस दुकान को 200 रुपये तक हमने यूज़ कर लिया। एक सिंपल मिसाल में दे रहा हूँ, सिंपल ज़बान में समझाने के लिए आप ऐसा समझ लें कि हमने 200 का खर्चा कर लिया, 200 रुपये का दुकान खर्च कर लिया, मतलब दुकान ख़त्म नहीं हो गया, मतलब हमने 200 रुपये जो 1 महीने के देने थे वो हमने एडवांस में दे दिए थे, अब वो 200 रुपये खर्च हो गए, मतलब 1 मंथ हमने पूरा कंज्यूम कर लिया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 400 तक का रेंट के हिसाब से, मतलब 2 महीने के लिए सिर्फ हमारे पास दुकान रहेगा, उसके बाद हमें फिर से रेंट देना होगा या तो दुकान को छोड़ना होगा अगर हम रेंट नहीं देते तो। नाउ हाउ टू एडजस्ट। अब इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कैसे करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को, सिंपल ट्रांजैक्शन बनी हुई है, आपको पता है, रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। एक रेंट एक्सपेंस के नाम से हम न्यू टी अकाउंट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अब 200 रुपये जो हमारे 600 में से खर्च हो गए, उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, आ गया बिजनेस में रेंट एक्सपेंस, एक रेंट एक्सपेंस के हिसाब से अलग अकाउंट ही अकाउंट आ गया, मतलब एक्सपेंस हमारे बिजनेस में एक आ गया, तो आ गया तो मतलब एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेबिट।
और ये डी आर जो मैंने लिखा है इसका मतलब डॉक्टर या कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म डी आर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डी आर लिखते हैं डेबिट को। तो ये डेबिट को ही मतलब शो करता है, पॉइंट करता है डी आर, और क्रेडिट के लिए हम लिखते हैं सी आर। सो ये चीज़ें मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में मैं आपको नहीं बता पाया था, मैंने मिस कर दी थी, तो आज मैंने ये आपको बता दी। प्रीपेड रेंट, दूसरा हमारा अकाउंट आ रहा है प्रीपेड रेंट का, जो कि ऑलरेडी प्रीपेड रेंट का अकाउंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में बना हुआ होगा, जिसमें 600 लिखे थे, जो हमने फ़र्स्ट, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर फ़र्स्ट या 2 जो भी तारीख थी, जो भी जिस डेट पर भी हमने उसको 600 रुपये दिए थे 3 महीने का एडवांस, वो हमने लिखा था प्रीपेड रेंट। अब हम उसमें, अब हमारा क्या हो रहा है, एसेट जो है प्रीपेड रेंट हमारा एसेट, हमने उसमें डेबिट एसेट इंक्रीज़ हुआ था, 600 रुपये आए थे एसेट में, एसेट इंक्रीज़ हुआ था तो हमने डेबिट करके लिखा था 600। अब हमारा क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें से 200 रुपये निकल रहे हैं, एसेट में से 200 रुपये खर्च हो गए, चले गए, 200 बिकम्स एक्सपेंस, तो हमने एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया। अब ये एक्सपेंस तो हमारे बिजनेस में आ गया, लेकिन ये एक्सपेंस आया कहाँ से, 600 में से निकल कर आया, प्रीपेड रेंट के 600 रुपये में से निकल कर एक्सपेंस आया, तो हम 600 रुपये में से भी वो 200 माइनस करवाएंगे। तो अब प्रीपेड रेंट का एसेट जो हो गया वो डिक्रीज़ हो गया, और एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, तो हम 200 क्रेडिट करेंगे, तो हमने यहाँ पर 200 क्रेडिट कर दिए, ये 600 थे। अब यहाँ पर 31 डेट को हमने 200 प्रीपेड रेंट से क्रेडिट कर दिए, और रेंट एक्सपेंस में 200 डेबिट कर दिए। अब ये 200 ये 600 दोनों एंट्रीज़ में डिफरेंस है, तो आपको पता है कि टी अकाउंट को क्लोज़ करने से पहले डिफरेंस फाइंड किया जाता है, अगर कोई डिफरेंस एडजस्ट वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, ये 600 है, ये 200 है, 600 में से 200 चले जाएंगे तो 400 बचेगा, और 400 हम किस साइड पर लिखेंगे, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, अमाउंट डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो हम डेबिट साइड पर हम लिख रहे हैं ये 400, और अब इसको कर देंगे हम क्लोज़, और इसको वैसे ही क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर एंट्री ही सिर्फ एक है, तो ये हो गया क्लोज़। अब ये एक न्यू एंट्री आपके पास आ गई। अब जो आपका पुराना ट्रायल बैलेंस था ना, अब आप न्यू ट्रायल बैलेंस जो बनाओगे, उसमें जहाँ पर प्रीपेड रेंट का आप अकाउंट लिखोगे, वहाँ पर आप अब 600 डेबिट में नहीं लिखोगे, अब वहाँ पर डेबिट में सिर्फ 400 लिखोगे, और एक्सपेंस जहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, आपको पता है सीक्वेंस में लास्ट में सबसे लास्ट में ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, तो आप वहाँ पर अगर रेंट एक्सपेंस का एक अकाउंट बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको 200 डेबिट में लिखने पड़ेंगे, रेंट एक्सपेंस में 200 रुपये डेबिट में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये अमाउंट अब बिजनेस में आ चुका है, ऐड हो चुका है, तो अब उसको एडजस्ट करने के लिए ये आप लिखोगे, वहाँ पर न्यू एंट्रीज़ आप ट्रायल बैलेंस में ये करोगे, ये चेंजेस आप अपने ट्रायल बैलेंस में लाओगे। आगे चलते हैं, और ये सिर्फ इतना नहीं है कि रेंट एक्सपेंस का ही एडजस्टमेंट होगा, कुछ और एंट्रीज़ भी हो सकती हैं करंट एसेट्स में, और भी कुछ चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, जैसे ऑफिस सप्लाइज़ को आप ले लें, ऑफिस सप्लाइज़ आपने 1 तारीख को कितने के लिए थे, अब 31 को वो कितने बचे हैं, जाहिर सी बात है वो भी तो खर्च हुए होंगे ना, वो भी तो यूज़ हुए होंगे, तो जो जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, जो जो चीज़ें आपका ख़र्चा होता जा रहा है, मंथ के एंड में आप वो ख़र्चा पूरा एडजस्ट करके, खर्चा निकाल कर, खर्चा देख के एडजस्ट करके आपको वो एंट्रीज़ दोबारा से ट्रायल बैलेंस में लिखनी होती हैं एडजस्टमेंट के बाद, उसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है एवरी फिक्स्ड एसेट विल डिप्रिशिएट एक्सेप्ट लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जब हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में मैंने आपको बताया था कि हर फिक्स्ड एसेट की कीमत जो होती है वो डिप्रिशिएट होती है, डिप्रिसिएशन होती है सिवाय लैंड के मतलब हर फिक्स्ड एसेट की कीमत कम होती है सिवाय लैंड के, लैंड की कीमत कभी कम नहीं होती। तो अब डेप्रिसिएशन मीन्स वॉन आउट ऑफ एनी मटीरियलिस्टिक थिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब टाइम के मुताबिक, टाइम के गुज़रते, वक्त के गुज़रने के हिसाब से कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग होगी, हमारे पास कोई चीज़ होगी, तो उसको यूज़ करना। डेप्रिसिएशन मीन्स वॉन आउट ऑफ एनी मटीरियलिस्टिक थिंग। अभी कोई भी चीज़ हमने यूज़ करते जा रहे हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो उसकी कीमत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होती जाएगी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेज्ड ऑफ 10,000 आफ्टर 1 मंथ विल इट बी ऑफ 10,000 एनी मोर। अगर हमने एक मोबाइल परचेज़ की है 10,000 रुपीज़ की, तो क्या 1 महीने के बाद भी उसकी कीमत 10,000 रुपीज़ ही होगी? नो,
उसकी कीमत ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी कम लाजमी हुई होगी। वो कितनी होती है वो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी कीमत लाजमी भी कम होगी। सो इट्स वैल्यू विल बी डिक्रीज, दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जब वैल्यू वो कम होती जाती है। अब आगे चलते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन होता है कि एक किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू की डिक्रीज वैल्यू में डिक्रीज़ आता है, उसकी एस्टिमेशन को डेप्रिसिएशन कहते हैं। एस्टिमेशन का मतलब हम तुक्का लगा रहे हैं, मतलब एक हम इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज़ कर रहे हैं कि भाई फ़र्ज़ कर रहे हैं कि भाई किसी फिक्स्ड एसेट की कीमत का अंदाज़न इतनी कम हो गई, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ हाउ टू एस्टिमेट कैसे करेंगे हम, वो तुक्का कैसे लगाएंगे हम, वो अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, उसको कैसे फ़र्ज़ करेंगे कि इसकी कीमत कितनी कम हो रही है। वो हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अ मोबाइल फ़ोन ऑफ ₹12,000 हैज़ अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। हमने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था 12,000 रुपये का, जिसकी हमारे पास 12 मंथ्स की वारंटी थी। इट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी डेप्रिशिएट 1,000 पर मंथ। अब ये 1,000 पर मंथ कहाँ से आया कि मैंने 12,000 को डिवाइड कर दिया 12 मंथ से। 12,000 रुपीज़ जो उसकी कीमत थी, कीमत को उसकी वारंटी के साथ डिवाइड कर दिया। उसकी वारंटी के साथ जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता चल गई उसकी पर मंथ की डेप्रिसिएशन। 12 महीने उसकी वारंटी थी, तो मैंने उसको 12 महीनों से डिवाइड कर दिया, उसकी कीमत को 12 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 1,000 पर मंथ, मतलब अब उसकी हर महीने 1,000 रुपये की कीमत, 1,000 तक की कीमत कम होती जाएगी। उसकी कीमत 1,000 रुपया कम होती जाएगी। और अगर 12 महीने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी बुक वैल्यू होगी। उसके बाद हम उसकी डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, उस चीज़ की डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। जब उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन हम नहीं करेंगे, वो उसकी बुक वैल्यू हो जाती है। अब जो ये हमने अंदाज़ा लगाया, अब हमें पक्का पता नहीं है, हम इसको मतलब श्योर नहीं कह सकते कि भाई इसकी 1,000 रुपये ही हर महीने कम होगी कीमत। हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की डेप्रिसिएशन का। किसी भी चीज़ की कीमत अगर कम हो रही है, किसी भी किसी भी फिक्स्ड एसेट की कीमत अगर कम हो रही है, उसका कम होने का अंदाज़ा उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो कम होने का अंदाज़ा हम लगाएंगे कैसे, वो इस तरह से लगा सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन एज इट इज़ एन एस्टिमेशन, जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये सिर्फ एक तुक्का है। सो इट कांट बी क्रेडिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। तो ये फिक्स्ड एसेट के कॉलम में से, फिक्स्ड एसेट के टी अकाउंट में से डायरेक्टली क्रेडिट उसका वो अमाउंट हम डायरेक्टली क्रेडिट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको इस मिसाल में समझाया कि यहाँ पर देखिए, आप प्रीपेड रेंट का जो ऑलरेडी हमारे पास टी अकाउंट बना हुआ था, ये प्रीपेड रेंट का हमारे पास ऑलरेडी टी अकाउंट बना हुआ था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसी में से ये 200 जो हैं वो हमने क्रेडिट कर लिए। 200 इसी में से क्रेडिट कर लिए। ये 200 हमने इसी में से डायरेक्टली क्यों क्रेडिट कर लिए, क्योंकि हमें पक्का पता है कि भाई 200 हमारा इसमें से खर्च हो चुका है, 200 का हमने यूज़ कर लिया है। लेकिन जो हमारा डेप्रिसिएशन में आ जाता है, डेप्रिसिएशन में बात ये हो जाती है कि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस चीज़ की कीमत इतनी कम हुई होगी, मे बी शायद इसकी चीज़ की कीमत इतनी कम हुई हो, तो हमें पक्का तो पता नहीं है ना। तो हम अगर डायरेक्टली काट देंगे तो वो उसका सही वैल्यू नहीं होगा। सो इसलिए हम पैरेलल अकाउंट विल रन बिसाइड एनी फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिट। उसके लिए हम फिक्स्ड एसेट के साथ एक पैरेलल अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो उसके साथ रन करता जाता है, मतलब चलता रहता है उसके साथ ही, जिसमें से हम वो उसकी कीमत क्रेडिट करते रहते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स्ड एसेट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट है या बिल्डिंग है या मशीनरी है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, उसके नाम से उस नाम से, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इस तरह से अकाउंट एक बनेगा टी अकाउंट, जो कि ऑफिस इक्विपमेंट का जो उसका ओरिजिनल टी अकाउंट होगा। ओरिजिनल टी अकाउंट था, सपोज ऑफिस इक्विपमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है, अब उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू हमने उसमें से क्रेडिट करनी है, तो उसमें से डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट
एक टी अकाउंट बना लेंगे, एक पैरेलल अकाउंट, उसमें से हम वो वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू जो भी उसकी बनती है, मतलब जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, जितना अंदाज़ा लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि इतनी कीमत इसकी हर महीने कम होती जाएगी, तो हर महीने उतनी वैल्यू उस अकाउंट में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इस अकाउंट में से हम माइनस करते जाएंगे, क्रेडिट करते जाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू। सो ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एज़ इट इज़ एन एस्टिमेशन, जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते उसी ओरिजिनल अकाउंट से। उसके साथ हम पैरेलल अकाउंट चलाएंगे। पैरेलल अकाउंट का नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ जो भी फिक्स्ड एसेट हो, ऑफिस इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो या बिल्डिंग हो, जो भी ऑफिस फिक्स्ड एसेट हो, उसका नाम लिखकर वो हम पैरेलल अकाउंट चलाएंगे उसके साथ। तो उस पैरेलल अकाउंट को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट हो उसका नाम। सो फॉर एग्जांपल, अब मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल पर मैं भी आपको समझ आ जाए, क्लियर हो जाए बात। ये कि मिसाल फॉर एग्जांपल इन लैरी ओवन ट्रांजैक्शंस, अब लैरी ओवन की ट्रांजैक्शन में सपोज कर लें कि वी हैव ओनली ऑफिस इक्विपमेंट एज फिक्स्ड एसेट। हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड एसेट था जो कि ऑफिस इक्विपमेंट था, उसने ऑफिस इक्विपमेंट ही ख़रीदे थे और कोई उसके पास फिक्स्ड एसेट उसके पास नहीं था, सिर्फ हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट एज फिक्स्ड एसेट, एक ही सिर्फ फिक्स्ड एसेट था ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। सो फॉर एग्जांपल, अब सपोज कर लें इट इज़ डिप्रिशिएटेड $20 इन दिस मंथ। अब उसकी कीमत इस महीने में $20 कम हो गई। ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत जो थी हमारे पास, ये ऑफिस इक्विपमेंट का कॉलम है बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट है। ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत क्या थी, वैल्यू क्या थी, 1500। पिछले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में उसकी कीमत थी 1500। अब सपोज कर लें इस महीने के एंड पर, ये हमने मंथ के शुरुआत में देखें आप, हमने 3 जुलाई को हमने ये 1500 के ऑफिस इक्विपमेंट लिए थे। अब 1500 के ऑफिस इक्विपमेंट 3 जुलाई को उनकी कीमत 1500 थी। अब 31 जुलाई को मंथ के एंड में उनकी कीमत, सपोज कर रहे हैं, हम तुक्का लगा रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन होता ही है, एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन कर रहे हैं हम कि $20 उसकी कीमत, उसकी कीमत $20 कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो अब क्या हम इसमें से सच में, या आपको पक्का पता है कि उसकी कीमत $20 कम हुई हो सकता है उससे ज़्यादा कम हुई हो सकता है उससे कम हुई हो, मतलब हो सकता है $10 कम हुई हो सकता है $50, $100 या $30, $40 कम हुई हो, हमें पक्का पता नहीं है, ये सिर्फ एक तुक्का है। तो इसलिए हम इसके ऑफिस इक्विपमेंट के साथ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, एक इस नाम से टी अकाउंट चलाएंगे, जिसमें से वो $20 हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 20 हमने 31 डेट लिखकर $20 हम उसमें से क्रेडिट कर लिए हमने। और अब ये डेबिट कहाँ होंगे, $20 क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ से चले तो गए, लेकिन गए कहाँ, वो गए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। वो मतलब हमने ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत कम क्यों हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने $20 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल तो लिए कि भाई $20 कम हो गई, कीमत कम हो गई, तो हमने $20 क्रेडिट कर लिए, इस अकाउंट में से क्रेडिट कर लिए। लेकिन क्रेडिट क्यों किए, ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत कम क्यों हुई, वो इसलिए कम हुई क्योंकि हमने ऑफिस इक्विपमेंट को यूज़ कर लिया एक महीने के लिए, पूरा एक महीना हमने यूज़ कर लिया। तो पूरा एक महीना यूज़ कर लिया मतलब कितने का यूज़ कर लिया, $20 का हमने उसमें से यूज़ कर लिया, मतलब हमने उसकी कीमत $20 कम कर दी, मतलब हमने खर्च कर लिए $20 के ऑफिस इक्विपमेंट खर्च कर लिए। तो अब $20 के ऑफिस इक्विपमेंट खर्च कर लिए, मतलब खर्चा हो गया, तो उसको हम कहेंगे क्या, एक्सपेंस। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से हमने तीसरा अकाउंट, टी अकाउंट बना लिया, जिसमें हमने वो $20 डेबिट कर लिए, क्योंकि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट कहलाता है, डेबिट एंट्री। तो $20 हमने इस एक्सपेंस में डेबिट कर लिए, और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट से $20 क्रेडिट कर लिए, क्योंकि $20 उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑफिस इक्विपमेंट से डायरेक्टली हम क्रेडिट नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ पैरेलल अकाउंट रन किया, ये चलाया, उसमें से $20 हमने क्या कर लिए, क्रेडिट कर लिए। तो अब ये 3 अकाउंट में भी जो चेंजेस आई हैं वो भी आपको, जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखोगे तो उसमें ये 2 अकाउंट्स हमारे न्यू हैं, ये और ये वाला अकाउंट हमारे न्यू हैं, तो ये न्यू अकाउंट आपको उसमें ऐड भी करने पड़ेंगे। ये तो ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे ही ये वाला अकाउंट आएगा, इसके साथ ही ये
और ये अकाउंट, ये और ये अकाउंट दोनों साथ ही आएंगे। लेकिन ये एक्सपेंस वाला अकाउंट है तो एक्सपेंस आपको पता है ट्रायल बैलेंस में लास्ट में लिखे जाते हैं, तो ये आपको लास्ट में अकाउंट लिखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू ये लिखनी पड़ेगी $20 क्रेडिटेड, और इसमें से इसमें से $20 डेबिटेड, और इसमें से $20 क्रेडिटेड, और इसमें से 15 ये सेम रहेगा $1500। सो ये आपको चेंजेस पूरी बनानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नया वाला लिखेंगे। सो आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? द एक्सपेंसेस अकर्ड बट ड्यू डेट फॉर पेमेंट हैज़ नॉट अकर्ड येट। एक्सपेंसेस अकर हो गए, एक्सपेंसेस हमारे हो गए, हमारा खर्चा हो गया, बट ड्यू डेट फॉर पेमेंट, उसकी पेमेंट के लिए अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है, उसको कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ लैरी ओवन पेज टू ऑफिस सेक्रेटरी ऑन एवरी फ्राइडे फॉर 1 वीक। लैरी ओवन, अगर लैरी ओवन अपने ऑफिस सेक्रेटरी को हर फ्राइडे पर, ऑन एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे पर एक वीक के लिए, 1 वीक के लिए पे करता रहता है, मतलब 5 डेज मंडे टू फ्राइडे, एक वीक मतलब 5 डेज, जाहिर सी बात है सैटरडे और संडे उसकी छुट्टी है ऑफिस सेक्रेटरी की। ऑफिस सेक्रेटरी हर हफ्ते 5 दिन काम करता है, मंडे टू फ्राइडे वो काम करता है, लेकिन फ्राइडे पर उसको सैलरी मिलती है अपनी, और लैरी ओवन उसको हर फ्राइडे पर उसको पूरे 1 वीक की सैलरी देता है। मतलब जो उसने मंडे से फ्राइडे तक काम किया तो उसको फ्राइडे को वो सैलरी मिलेगी जो उसने काम किया है। बट नाउ ऑन 31st इट इज़ वेंसडे टुडे। लेकिन अब हम जब 31 जुलाई को ये अकाउंट्स एडजस्ट कर रहे हैं, तो 31 को ये आज का दिन सपोज़ कर रहे हैं, ये आप सपोज़ कर लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक्रूड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो चलो मान लिया कि आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को आज का दिन जो है वो है वेंसडे, आज वेंसडे है, आज फ्राइडे नहीं है। बट ऑफिस secretary has worked for these 3 days, that is Monday, Tuesday and Wednesday। लेकिन ऑफिस सेक्रेटरी ने 3 दिन काम किया है, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे तक, ये तीनों दिन उसने काम किया है। तो क्या हम उसको इस महीने की ये 3 दिन के काम करने की सैलरी ना दें? लैरी ओवन क्या उसको सैलरी नहीं देगा इन 3 दिन की? नहीं, उसको सैलरी देनी है, उसको सैलरी पे करनी है। लेकिन पे कब करनी है? हर फ्राइडे को, क्योंकि उसकी ड्यू डेट कब आती है? ड्यू डेट क्या है पेमेंट की ड्यू डेट है हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे। जो भी फ्राइडे आएगा तो उस फ्राइडे पर उस ऑफिस सेक्रेटरी को उसकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इस महीने में फ्राइडे को उसने जो काम किया था उसकी सैलरी आप उसको मिल गई। फिर उसके बाद सैटरडे संडे छोड़कर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे भी उसने काम किया। अब वेडनेसडे पर मंथ हो गया ख़त्म, मतलब वेडनेसडे पर आ गई 31 डेट हो गई हमारी। तो अब 31 को आ गया वेडनेसडे पर महीना हो गया ख़त्म। हमको एडजस्ट करना है अकाउंट को, जो कि हमारा सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट था। अब सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट को हमने एडजस्ट करना है, तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे? क्या हम इन 3 दिन की सैलरी उसको दें ही ना, बस पिछले फ्राइडे पर हम उसको क्लोज़ कर दें? नहीं, हमको इन 3 दिनों की सैलरी इनको देनी है उस ऑफिस सेक्रेटरी को, क्योंकि उसने काम किया है। सो द एक्सपेंस अकर्ड, मतलब खर्चा तो हुआ है। सो द एक्सपेंस अकर्ड इन दिस मंथ, सो इस महीने में खर्चा तो हुआ है। ये 3 दिन खर्चा हुआ है इस महीने में। खर्चा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि खर्चा क्या होता है हमारा, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस दैट अमाउंट ऑफ बिजनेस विच इज़ यूटिलाइज्ड टू रन द बिजनेस, जो कि बिज़नेस को रन करने के लिए। अब उसने ऑफिस सेक्रेटरी क्यों रखा था? बिज़नेस को रन करने के लिए। तो अब जब ऑफिस सेक्रेटरी बिज़नेस को रन कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऑफिस सेक्रेटरी अपनी सैलरी भी लेगा। तो उसको सैलरी देना मतलब एक खर्चा आ गया है। सैलरी हमारे पास क्या है? एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा आकर हो गया, मतलब इसके 3 दिन की सैलरी तो बन गई ना। उसने काम किया, इसी महीने में ये 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उसने काम किया, तो मतलब उसके 3 दिन की सैलरी बन गई। मतलब हमारा सैलरी एक्सपेंस जो है इस महीने का एक्सपेंस अकर हो गया। बट सैलरी विल बी पेड इन नेक्स्ट मंथ बिकॉज ड्यू डेट हैज़ नॉट अकर्ड। बट सैलरी उसको हम नेक्स्ट मंथ में देंगे। लैरी ओवन उसको नेक्स्ट मंथ में सैलरी देगी, मतलब 31 जुलाई को नहीं, अगस्त में जो पहला ही फ्राइडे आएगा, मतलब थर्सडे और छोड़ के फ्राइडे को, मतलब 2
अगस्त, 2 अगस्त फ्राइडे हो रहा है, तो अब ये लैरी ओवन उसको 2 अगस्त को वो सैलरी देगी, पे करेगी फ्राइडे को, 2 अगस्त को, जब उसका दिन आएगा फ्राइडे, जिस डेट को वो ऑफिस सेक्रेटरी अपनी, जिस दिन वो ऑफिस सेक्रेटरी अपनी सैलरी लेता है। लेकिन खर्चा तो इसी महीने में हुआ है, जुलाई में, तो क्या हम उसको अगस्त में रिकॉर्ड करेंगे? अगस्त के ट्रायल बैलेंस में नहीं, अगस्त के ट्रायल बैलेंस में नहीं, जुलाई के ट्रायल बैलेंस में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन दिस मंथ, ये ट्रांजैक्शन हमें इसी महीने में रिकॉर्ड करनी है। सो इसीलिए हम इसको इसी महीने में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप ये समझ लें, अगर वो ये वाला आपको एग्जांपल इस तरह से आपको समझ नहीं आया तो मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सपोज़ कर लें फ्राइडे को उसको सैलरी मिल गई थी, फ्राइडे को थी 26 जुलाई, 26 जुलाई को फ्राइडे था, उसको 1 वीक की सैलरी मिल गई जो उसने काम किया था पूरा हफ्ता। अब 27 और 28 तो था संडे, उसको तो छोड़ दो, सैटरडे संडे था, उसको छोड़ दो। अब 29 को भी उस ऑफिस सेक्रेटरी ने काम किया जो कि मंडे था। ट्यूसडे को भी 30 जुलाई को भी उसने ऑफिस सेक्रेटरी ने काम किया। वेंसडे को भी 31 जुलाई को भी उस ऑफिस सेक्रेटरी ने काम किया। अब वेंसडे को उसको हम पगार दे नहीं सकते, उसको पगार मिलनी है फ्राइडे को। तो ये 3 दिन जो उसने काम किया ये हो जाएगा हमारा सैलरी एक्सपेंस, और ये 3 दिन की हमें सैलरी हमने उसको दी नहीं है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हमारा सैलरी एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस क्या हो गया? सैलरी एक्सपेंस हो गया, मतलब एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज़। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं डेबिट। और ये 3 दिन की सैलरी हमें उसको देनी है नेक्स्ट मंथ में। तो इस महीने में क्या हो गया? इस महीने हमने उसको पे तो नहीं किया ना, तो ये क्या हो गया? हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई। इसको हम कहेंगे सैलरी पेएबल। दूसरा अकाउंट बनेगा सैलरी पेएबल का, कि भाई 3 दिन की सैलरी हमें उसको देनी है, सैलरी पेएबल। ये 3 दिन की सैलरी हमें उसको देनी है, और ये 3 दिन का सैलरी एक्सपेंस भी हो गया क्योंकि उसने 3 दिन ये काम किया है। तो रिकॉर्ड दिस काइंड ऑफ एक्सपेंस, इस तरह के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए इफ लैरी ओवन पेज, सपोज कर लेते हैं कि इफ लैरी ओवन पेज 125 पर वीक, $125 पर वीक उसको देता रहता है हर फ्राइडे को। मतलब इस फ्राइडे 26 को भी उसने 125 उस ऑफिस सेक्रेटरी को पे किया था। अब 5 डेज़ अ वीक, क्योंकि वो दिन में 5 दिन हर हफ्ते काम करता है, मंडे टू फ्राइडे। देन उस हिसाब से $25 पर डे का बनता है, एक दिन का बनता है $25। देन रिमेनिंग 3 डेज़ ऑफ द मंथ, जो कि ये 3 दिन महीने के बच रहे हैं 29 से 31 तक, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन का होता है $75, क्योंकि एक दिन का $25 तो 3 दिन के हुए $75। मतलब इसने $75 का काम किया है। ही वर्कड बट ही इज़ पेड ऑन एवरी फ्राइडे। इसने $75 का काम तो किया है, लेकिन इसको सैलरी हमेशा फ्राइडे को मिलती है, और फ्राइडे अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे सैलरी पेएबल में $75। अब सैलरी पेएबल हमारी क्या है? लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। हमारे ऊपर कर्जा आ गया, लाइबिलिटी आ गई तो मतलब इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होती है लाइबिलिटी तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने ये 31 को $75 क्रेडिट कर दिए सैलरी पेएबल में। और ये $75 हमारा क्या हुआ है? मतलब उसने क्या किया है? 3 दिन काम किया है, तो हम काम तो कर लिया, सैलरी एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस हो गया, तो वो हमारा लिखेंगे। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो ये हमने $75 31 को डेबिट कर लिए सैलरी एक्सपेंस में। तो ये चेंजेस भी आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखनी होंगी। तो अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू और अक्रूड एक्सपेंसेस, ये दोनों तकरीबन सेम आ जाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं कि ये भी वही होता है। व्हेन अनअर्न्ड रेवेन्यू इज़ अर्नड इट विल बी एडजस्टेड। जब अनअर्न्ड रेवेन्यू अर्न कर लिया जाए तो वो भी उसको भी एडजस्ट किया जाता है। लैरी ओवन गेट्स एडवांस, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर लैरी ओवन सपोज कर लें लैरी ओवन गेट्स एडवांस पेमेंट ऑफ 1.5 मंथ ऑन 15 जुलाई। लैरी ओवन को 15 जुलाई पर 1.5 महीने की, एक पूरा महीना और दूसरे महीने का हाफ, 1.5 महीने की मतलब एडवांस पेमेंट मिल गई उसको। एट द एंड ऑफ
month on 31st July, he has worked half month, means now he has turned that half month unearned into earned. मतलब अब उसको 15 जुलाई को 1.5 महीने की एडवांस मिल गई। 15 जुलाई को 1.5 महीने का एडवांस पेमेंट मिल गया कि भाई ये काम तुम्हें करना है, इस काम के एडवांस पेमेंट मैं तुमको दे रहा हूँ। 1.5 महीने का काम है, 1.5 महीने का एडवांस पेमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो मतलब 15 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने दिन हुए? 15 दिन। मतलब 15 दिन उसने काम किया, हाफ मंथ तो उसने काम कर लिया, हाफ मंथ कर लिया, बकाया अब उसका सिर्फ 1 महीने का एडवांस उसके पास बचता है। 15 दिन उसने, हाफ महीना, आधा महीना उसने काम कर लिया। 31 को उसको हो गया आधा मंथ उस पेमेंट को। उस पेमेंट को 15 जुलाई को हमें वो पेमेंट मिली थी, 31 को उसका आधा मंथ कंप्लीट हो गया। मतलब आधा मंथ उसने क्या कर लिया? उस अनअर्न रेवेन्यू को अर्न कर लिया। जो उसने रेवेन्यू अर्न अभी नहीं किया था, एडवांस मिला हुआ था उसको उसने अर्न कर लिया, मतलब एडवांस में से कैश कर लिया। सो 150 फॉर 1.5 मंथ। सपोज कर लें कि अगर 1.5 महीने का 15 जुलाई को उसको $150 मिला था, तो उस हिसाब से $50 फॉर हाफ मंथ, आधे महीने का 15 दिन का $50 बनता है। तो मतलब अब उसने 31 जुलाई को $50 का काम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? अनअर्न्ड रेवेन्यू जो कि हमारे पास अकाउंट था, जिसमें 15 जुलाई को 150 लिखा हुआ था, ये 15 जुलाई को हमें $150 हमें मिले थे एडवांस पेमेंट। एडवांस था अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपको पता है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब हमारे बिजनेस में आती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होता है? क्रेडिट। तो ये हमारा क्रेडिट हुआ पड़ा था, हमने क्रेडिट किया था $150 15 जुलाई को। अब जब 31 जुलाई को हमने उसका हाफ काम कर लिया, हाफ महीने का काम, आधे महीने का काम हमने उसका कर लिया 31 जुलाई को, मतलब $50, हाफ मंथ का बनता है $50, तो मतलब $50 का हमने उसका काम कर लिया। तो लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज़। तो जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये हमने 31 को 50 कर लिए डेबिट। और अर्न रेवेन्यू क्या हो गया? अर्न रेवेन्यू के नाम से हमने एक नया कॉलम बना लिया, नया टी अकाउंट बना लिया, सॉरी कॉलम नहीं, टी अकाउंट बना लिया, अर्न रेवेन्यू। क्योंकि ये $50 हमने अर्न क्या कर लिया, यहाँ से तो कम हो गए, लाइबिलिटी से गए कहाँ? अर्न रेवेन्यू में, क्योंकि वो $50 हमने क्या कर लिए? अर्न कर लिए। अर्न कर लिए। तो जब भी रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू, अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो हम ये ना क्रेडिट $50 क्रेडिट कर लिए अर्न रेवेन्यू के अकाउंट में। सो इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया अनअर्न रेवेन्यू को। तो अब यहाँ पर ये 50 है, यहाँ पर है $150, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस निकल रहा है। सो 150 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा 100। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 और अब इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू का न्यू अमाउंट क्या हो रहा है, न्यू एंट्री क्या हो रही है? 100। तो अब ये आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चेंजेस लानी होंगी पूरी, ये जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं। तो ये था लैरी ओवन का ट्रायल बैलेंस जो कि अनएडजस्टेड था। अब इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने जितनी भी एडजस्टमेंट की हैं, ये तो मैंने आपको पूरी सिर्फ एग्जांपल्स दी थी, कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें थी भी नहीं जो हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था, कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट का आई होप समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह से आपको न्यू ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, आप उसको किस तरह से एडजस्ट करोगे उस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके। सो यही था आज का लेक्चर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।